हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू एस्पिरेंट 2025 में। तो हम लोग विजन आईएएस का अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल 2 आ गया है। इसमें हम लोग इसे अपना प्रीलिम्स 2025 के लिए पूरा रिवीजन पर्पज से पूरा कर रहे थे। तो इसमें जो अपडेटेड 2 अभी आया है, तो जो अपना जनवरी से लेकर के और इधर लगभग मार्च अप्रैल तक का न्यूज़ यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी मैटर करता है। और क्वेश्चन भी काफ़ी, अगर करंट अफेयर से लगभग 15 से 20 अगर क्वेश्चन हम मान ले, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का लगभग अभी 6-7 क्वेश्चन लगभग ये अपन जनवरी से मार्च अप्रैल महीने के बीच आता है। तो ये अपन अगर PT 365 ना पढ़ो तो ठीक है, लेकिन अपडेटेड 1 और अपडेटेड 2 पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर से ही करंट अफेयर्स बनते हैं, रहते पीछे की वैसे नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पहले से ही न्यूज़ में रहती है ना, तो एक सीक्वेंस होता है। तो आज कल ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, बट अगर आप जनवरी से लेकर के कम से कम अप्रैल तक कर लो तो अगर आप ना से तो काफ़ी बेटर। अगर जिन लोगों ने ना भी किया हो करंट अफेयर्स, तो लोग इसको कर लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। हम लोग अपना इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं क्या चीज़, ज़्यादा नहीं है, 143 पेज का ही है, तो अपन कर सकते हैं आराम से, है ना। अभी तो 20 दिन का टाइम है, तो आराम से किया जा सकता है। अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल 2 है ये, विजन IAS 365 का, जो जैसे PD 365 आया उसके बाद 1 आया इधर दिसंबर जनवरी का, फिर फरवरी से अप्रैल का, फरवरी से लेकर 15 अप्रैल तक है अपडेटेड 2 क्लासरूम में, है ना। तो इसमें अपन पहला इसमें दिया हुआ है राज्य व्यवस्था एवं शासन से पॉलिटी का, जैसे अपना विजन का होता है मटेरियल उसी टाइप का है कि ये हो गया राज्य व्यवस्था। उसके बाद IR सेक्शन हो जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा सेक्शन दिया है इकोनॉमी वाला सेक्शन, और फिर अपना है ये इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हो गया, और बस इन्वायरमेंट सेक्शन है, अभी सोशल इशू वगैरह होगा। ये हो गया सोशल इशू सेक्शन 5वां। फिर साइंस एंड टेक सेक्शन हो गया, साइंस एंड टेक। इसके बाद अपन संस्कृत आर्ट एंड कल्चर वाला रीजन हो गया। इतनी 7 ये सुर्खियों में रही कुछ योजनाएं हो गया, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, है ना। तो अपन पहले ये पॉलिटी वाला सेक्शन कर लेते हैं। उसके इस लेक्चर में इतना ही हो पाएगा, 17 पेजेस तक 1 घंटे का अपना क्लासरूम रहेगा, लेक्चर रहेगा ये। तो इसमें इसको कवर करते हैं ना, अपडेटेड 2 का पॉलिटी वाला सेक्शन आज कवर करते हैं। तो पहली जो अपन न्यूज़ है, ये राज्य व्यवस्था एवं शासन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पहला न्यूज़ क्या है कि राज्य विधानमंडल द्वारा राज्यपाल के पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी से संबंधित है। ये राज्यपाल अक्सर न्यूज़ में बना रहता है, क्यों? क्योंकि काफ़ी देखते हैं कि राज्य विधानमंडल जो कोई कानून पास करती है, राज्यपाल या तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है, और या कोई डिसीजन ही नहीं देता है। अब उसके पास विधानमंडल कोई प्रेशर भी नहीं बना पाती है। तो ये अक्सर न्यूज़ में रहता है कि कई सारे राज्य जो होते हैं इसको लेकर के क्लेम करते रहते हैं। पंजाब, पश्चिम बंगाल, उधर केरला हो गया, काफ़ी सारे राज्य होते हैं जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो डिफरेंट पार्टी की सरकार होती है। तो अक्सर देखा जाता है कि इनमें डिस्प्यूट बना रहता है। तो न्यूज़ में क्या होता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर स्वीकृति देने या स्वीकृति न देने के संबंध में राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट किया। इसमें मेन न्यूज़ यही था कि जो राज्य विधानमंडल के कोई भी अपना जो विधि होती है या अधिनियम होते हैं आर्टिकल 200 और 201 के तहत, तो उसमें जो रहता है कि राज्यपाल अपनी स्वीकृति दे या ना दे, और उसी में राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित करने से संबंधित, तो उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया है। मेन वही है, संविधान का अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति की प्रक्रिया आर्टिकल 201 में 200 में दिया हुआ है कि कोई विधानमंडल अगर कानून पारित करेगा तो राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होंगी कोई विधानमंडल को पारित करने के सेंस में, है ना। तो इसमें अपन देखते हैं कि राज्यपाल के पास विकल्प क्या क्या विकल्प होंगे, ठीक है। विधानमंडल से पारित कोई विधेयक
राज्यपाल को निम्नलिखित में से कोई एक विकल्प अपनाना होगा। कौन से विकल्प? एक, विधेयक पर अपनी अनुमति दे देनी, सिंपल अपनी अपनी जो सहमति है वो दे दे। दूसरी, ऐसा करे कि अपनी सहमति रोक ले, यानी कि अपनी वीटो पावर यूज कर दे, है ना, जिसको बोलते हैं पॉकेट वीटो। ये अपनी अनुमति ही नहीं दे, कुछ डिसीजन ही नहीं ले। फिर विधेयक पर राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित रखना, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले, तो ये भी हो सकता है। या विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है। तो जब विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाएगा राज्यपाल, गैर धन विधेयक रहेगा तो उसको नहीं लौटा सकता, लेकिन जो गैर धन विधेयक रहता है वो संशोधन हेतु अनुशंसा के साथ पुनर्विचार हेतु विधानमंडल को वापस लौटा सकता है। अब यदि विधानमंडल उसी विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित करती है तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अनिवार्य, ध्यान रखना, अनिवार्य रूप से सहमति देनी होती है। अगर कोई विधेयक है, राष्ट्रपति ने उसको पुनर्विचार के लौटा दिया है, अब अगर विधानमंडल पुनः उस विधेयक को पारित कर देती है या तो कुछ संशोधन करके या बिना संशोधन के, तो राज्यपाल को उस विधेयक को पारित मतलब अनुसहमति देनी ही होती है, अनिवार्य हो जाता है ना। फिर विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अगर जो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है वही बताएं। यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है, यदि कोई विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करता है तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है। अगर हाई कोर्ट की पावर को कम या उसकी पावर को डिफाइन या सीमित करने की कोशिश करता है विधानमंडल, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ऐसा अनुच्छेद 201 में 201 है कि राज्य विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति की मंजूरी, तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होंगी, ऐसा 201 में है। संवैधानिक प्रावधान क्या है कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति या तो विधेयक को स्वीकृति दे सकता है या स्वीकृति रोक सकता है। या तो जब राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक राज्यपाल रखेगा तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृति दे या तो स्वीकृति अपने पास रोक ले, या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह गैर धन विधेयक के संबंध में राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। या तो पुनर्विचार के लिए या तो राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है या तो राष्ट्रपति उसको मना कर सकता है, सहमति ना दे, सहमति रोक ले, या सहमति दे या तो राष्ट्रपति राज्यपाल को आदेश दे दे कि तुम इसको पुनर्विचार के लिए संविधान मंडल में फिर से लौटा दो। तो अनुच्छेद 201 से जुड़ी चिंताएं क्या है? विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के संविधान में समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए विधेयक अनिश्चित काल के लिए रोक के रखा जा सकता है। क्योंकि संविधान में जब कोई विधेयक मंडल राज्यपाल द्वारा सुरक्षित रखा जाता है राष्ट्रपति के लिए, तो उसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कितने समय में आपको विधेयक को लौटाना होगा। तो इसलिए ये एक चिंता का कारण बना हुआ कि राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अपनी वो देते ही नहीं, सहमति दे न दे कुछ कहते ही नहीं, बस रखा है तो रखा है, क्योंकि कोई टाइम लिमिट ही नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर देना है कि 2 महीने के अंदर देना है। तो ये एक चिंता का कारण है। विभिन्न आयोगों की सिफारिश, जैसे सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग। सरकारिया आयोग कब? 1983 में, और पुंछी आयोग कब? 2007 में। दोनों आयोगों ने आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की थी। पुंछी आयोग ने और सरकारिया आयोग दोनों ने कहा था कि राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए जिसके अंदर राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी होगी या फिर रिजेक्ट कर दो। राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा के निर्धारण से राज्य विधेयकों को अनिश्चित समय तक नहीं रोका जा सकेगा। राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए समय सीमा के निर्धारण से राज्य विधेयकों को अनिश्चित समय तक नहीं रोका जा सकेगा। तो तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल वाद केस क्या था? तमिलनाडु की सरकार ने कोई विधेयक पारित किया था और राज्यपाल ने उसको सहमति के लिए रख लिया था, राष्ट्रपति की सहमति के लिए। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के तहत राज्यपाल को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो, या तो पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है।
ये सब राज्य सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आर्टिकल 200 के तहत संविधान में राज्यपाल को पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी कि अपने पॉकेट में नहीं रख सकते, कोई डिसीजन ही ना लो या उसको पूर्ण वीटो कर दो, नहीं लगेगा ही नहीं, मना कर दो। तो पूर्ण वीटो और पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं है, राज्यपाल को पूर्ण वीटो और पॉकेट वीटो की शक्ति प्राप्त नहीं आर्टिकल 200 के तहत, है ना। अनुच्छेद 200 में प्रयुक्त यथाशीघ्र शब्द राज्यपाल द्वारा शीघ्रता से निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। संविधान में लिखा है राज्यपाल यथाशीघ्र ऐसा करेगा, है ना। तो पूर्ण वीटो क्या होता है, यह विधायिका द्वारा पारित विधेयक को मंजूरी देने से रोकता है। पूर्ण विधेयक, पूर्ण वीटो बोलता है कि हम ये मतलब मना कर दे राज्यपाल, ये पारित नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं पूर्ण वीटो। फिर अपना आता है पॉकेट वीटो, इसके तहत कोई विधेयक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। राज्यपाल जो होता है कुछ कार्यवाही ही नहीं करता, बस रख लिया तो रख लिया, उसको भूल गया, मतलब ऐसा हो उसे भूल गया, वो भी भूल गया, बस रखा है, इसको क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो। ये अनिश्चित काल तक लंबित रखा जा सकता है। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि जो पूर्ण वीटो है और पॉकेट वीटो है वो राज्यपाल के पास पावर नहीं है ना। विधानमंडल द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। विधानमंडल द्वारा फिर से पारित विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता। यदि पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को विधानमंडल बिना बदलाव के फिर से पारित करता है और उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन ना हो तो राज्यपाल को उस विधेयक पर अनिवार्य रूप से सहमति देनी होगी। ये ध्यान रखना, अगर कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया है, मान लो राष्ट्रपति जी ही ने लौटाया पुनर्विचार के लिए, अब अगर विधेयक है बिना कोई संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य हो जाएगा कि वो उसमें सहमति दे, वो अब राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं रख सकेगा। राज्य सरकार की सलाह पर कार्य करना अनिवार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना ही होगा और इस मामले में उसके पास स्वतंत्र विवेकाधिकार नहीं है। राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा, राज्यपाल को कोई विवेकाधीन अधिकार नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा है। और कुछ अपवाद भी हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं कि अपवाद में क्या है। यदि किसी पारित विधेयक से कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रभावित होती हैं तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मतलब अपवाद में दिया है कि अगर कोई विधेयक है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने का प्रयास करता है तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत अपनी शक्तियों का मतलब विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक पर राज्यपाल द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है। ये ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने अब आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल को यथाशीघ्र के लिए स्पष्ट सीमाएं निर्धारित की है। हम लोग आगे देखिए कितने सीमा लिखा है ना। यदि राज्यपाल दी गई समय सीमा का पालन नहीं करता तो उनकी निष्क्रियता की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाएगी। अगर वो राज्यपाल कोई डिसीजन नहीं लेता तो आप इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकती है। ये देखो, विधेयक पर राज्यपाल द्वारा कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा अनुच्छेद 200 के तहत संविधान में समय सीमा निर्धारित नहीं। ध्यान रखना, संविधान में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में एक निश्चित यथाशीघ्र के लिए एक समय सीमा निर्धारित किया। हम लोग देखते हैं, ये है एक पहला 1 माह। विधेयक को मंजूरी देने से मना करने या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हुए उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो यह प्रक्रिया 1 माह के भीतर पूरी करनी होगी। क्या कहता है कि विधेयक को मंजूरी देने से मना करने या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानते हुए उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो यह प्रक्रिया 1 माह के भीतर पूरी करनी होगी। 1 माह के भीतर। 3 माह के भीतर में क्या है कि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं मानते हुए यदि कोई विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखा जाता है तो यह प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूरी करनी होगी। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह मानता है राज्यपाल और फिर उसको सुरक्षित रखता है राष्ट्रपति के लिए तो उसके लिए 1 महीने की समय सीमा। लेकिन अगर राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता है, अपने विवेकाधीन शक्ति का यूज करता है और उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करनी होगी, है ना। फिर 3 महीने में एक और है कि यदि राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह न मानते हुए मंजूरी को रोक रखा जाता है तो राज्यपाल को अपने सुझाव के साथ
3 माह के भीतर विधेयक को अपने विधानमंडल को वापस करना होगा। मतलब अपने पास नहीं रख सकता, क्योंकि उसको पॉकेट वीटो या पूर्ण वीटो प्राप्त ही नहीं है ना। अगर वापस विचार के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानता और विचार के लिए पुनः संसद विधानमंडल भेजता है, तो उसको ये प्रक्रिया 3 महीने के अंदर करनी होगी। मतलब अगर मंत्रिपरिषद की सलाह को नहीं मानेगा, अपने विवेकाधीन अनुसार का प्रयोग करके या तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा या विधानमंडल को पुनः विचार के लिए लौटाएगा, ये प्रक्रिया 3 महीने में पूरी होगी, है ना। और 1 माह में क्या है कि राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयक को यदि विधानमंडल पुनः पारित कर देती है तो राज्यपाल को उसे 1 माह के भीतर अपनी मंजूरी देनी होगी। मतलब 2 केस में 1-1 महीना, 2 केस में 3-3 महीना। ये केस आपको याद रखने हैं। क्या राज्यपाल के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी है, किसने? विधानमंडल, वो सुप्रीम कोर्ट ने। संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखे गए विधेयक को पर राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली कार्यवाही हेतु समय सीमा निर्धारित की है। ठीक है, तो इसमें देखो निर्णय की समय सीमा, राष्ट्रपति के ऊपर भी समय सीमा निर्धारित की है। क्या? निर्णय की समय सीमा, राष्ट्रपति को उसके आरक्षित विधेयकों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। मतलब राष्ट्रपति जी को भी 3 महीने के अंदर निर्णय लेना ही होगा। यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक को स्वीकृति नहीं देता है तो इसके स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। अगर राष्ट्रपति उस स्वीकृति नहीं देता है तो इसका स्पष्ट कारण भी बताना होगा राष्ट्रपति को। इन कारणों के बारे में राज्य सरकार को सूचित किया जाएगा। ठीक है, राज्यों द्वारा सहयोग, आरक्षित विधेयक के बारे में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित विधेयक के बारे में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना होगा और सुझावों पर विचार करना होगा। आरक्षित विधेयक के बारे में राज्य को केंद्र सरकार द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शीघ्र उत्तर देना होगा और सुझावों पर विचार करना होगा। मतलब अगर कोई विधेयक आरक्षित रखा गया है तो केंद्र सरकार जब राज्य सरकार से प्रश्न पूछेगी तो राज्य सरकार को शीघ्र ही अपने उत्तर देना होगा और उनके जो केंद्र सरकार उसके सुझाव देगी उसको विचार, उस पर भी राज्य सरकार को विचार करना होगा। परमादेश, मैंडमस, परमादेश रिट, हम तुमको आदेश देते हैं। परमादेश क्या मतलब है? हम आदेश देते। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, इसमें क्या है, इसमें क्या, यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर निर्धारित समय सीमा से निर्णय नहीं लेता है, मतलब निर्धारित समय सीमा कितनी है? 3 महीना। यदि राष्ट्रपति आरक्षित विधेयक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेता है तो राज्य सरकार राष्ट्रपति के खिलाफ रिट याचिका दायर कर सकती है। रिट याचिका, हम तुमको आदेश देते हैं, मतलब ये भी जैसे परमादेश क्या मतलब, रिट जारी कब होती है? हम तुमको आदेश देते हैं, ऐसा सुप्रीम मतलब रिट में कहा जाता है। तो अगर कोई भी प्रशासनिक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी करती है, परमादेश रिट जारी करती है। उसमें कहती है कि हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो। तो राष्ट्रपति को पूर्ण या आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो या आत्यंतिक वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को भी पूर्ण या आत्यंतिक वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति आरक्षित विधेयकों को अनिश्चित काल तक लंबित रखकर पूर्ण वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, है ना, पूर्ण वीटो का यूज नहीं करेगा। विधेयक तैयार करने से पूर्व परामर्श, जिन विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यक है उन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पहले राज्यों को केंद्र सरकार से परामर्श करना चाहिए। केंद्र सरकार को राज्यों के प्रस्ताव पर शीघ्रता से और सम्मानपूर्वक विचार करना चाहिए। अनुच्छेद 143, ठीक है। यदि विधेयक असंवैधानिकता के आधार पर सुरक्षित रखा गया है तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। आर्टिकल 143 के तहत क्या है कि कोई भी मतलब जो संवैधानिकता का प्रश्न है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति होती है ना। तो राज्यपाल से संबंधित इतना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत पढ़ ही लेना है, रट्टा मार लेना भाई, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना तो तय है एक क्वेश्चन। अब आता है वक्फ संशोधन के बारे में। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, संसद द्वारा पारित वक्फ विधेयक संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। वक्फ अधिनियम जो है पास हो चुका है, ठीक है। तो वक्फ है क्या, हम लोग देखते हैं वक्फ क्या है। इस इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सौंपी गई संपत्ति है। इन संपत्ति की अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग या बिक्री प्रतिबंधित है। यह इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए
सौंपी गई संपत्ति है। वक्फ क्या है? इस्लामी कानून के तहत धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए सौंपी गई संपत्ति है। इन संपत्तियों का अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग या बिक्री प्रतिबंधित है। वक्फ संपत्तियां अल्लाह को समर्पित होती हैं और इन्हें विशेष रूप से नियुक्त मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। मतलब वक्फ क्या है? ये एक इस्लामी कानून के तहत धार्मिक उद्देश्य के लिए एक संपत्ति होती है जिसको अल्लाह को समर्पित संपत्ति कहा जाता है और इसको एक विशेष रूप से नियुक्त मुतवल्ली द्वारा प्रबंधित और प्रशासित किया जाता है। ठीक है। भारत में वर्तमान में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली है। 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां हैं जो 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली है। विश्व भर में सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां भारत में है। सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति विश्व में भारत में ही है। इसमें प्रमुख बदलाव और प्रावधान निम्नलिखित है। क्या बदलाव किए गए हैं तो देखते हैं हम लोग। वक्फ की स्थापना से संबंधित थोड़ा ऐतिहासिक जानकारी ले लेते हैं कि वक्फ की स्थापना कोई भी व्यक्ति वक्फ नहीं बना सकता जब तक कि वह संपत्ति का वैध मालिक ना हो। क्या? कोई भी व्यक्ति वक्फ नहीं बना सकता जब तक कि वह संपत्ति का वैध मालिक ना हो और ऐसी संपत्ति को हस्तांतरित या समर्पित करने के लिए सक्षम ना हो। ठीक है। दूसरा क्या है कि वक्फ का सर्वेक्षण। इस कार्य हेतु सर्वेक्षण आयुक्त की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। पहले क्या होता था? सर्वेक्षण आयुक्त होता था। वक्फ का सर्वेक्षण, तो इस सर्वेक्षण करने के लिए पहले सर्वेक्षण आयुक्त होता था। वक्फ का सर्वेक्षण करने के लिए पहले सर्वेक्षण आयुक्त होता था, अब उसके स्थान पर कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा। ठीक है। फिर सरकारी संपत्ति को वक्फ बनाना। अधिनियम के अनुसार कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में पहचाना जाएगा वह अब वक्फ नहीं होगी। मतलब अगर कोई सरकारी संपत्ति है और वक्फ बोर्ड कहता है कि हमारी संपत्ति है तो वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अब केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना में कौन कौन मेंबर होते हैं? कितने मेंबर होते हैं? केंद्र सरकार में वक्फ मामलों के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। वक्फ मामलों के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना, तो केंद्र सरकार में वक्फ मामलों के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। परिषद के सदस्यों में सांसद, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और मुस्लिम कानून के विख्यात विद्वान शामिल होंगे। मतलब कौन? मुस्लिम कानून के विख्यात विद्वान, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले लोग और परिषद के सदस्यों में सांसद और वक्फ मंत्रालय के मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। वक्फ मंत्रालय के मंत्री जो होंगे इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। अधिनियम के अनुसार मंत्री को छोड़कर परिषद एक सभी सदस्य मुसलमान होंगे। अधिनियम के अनुसार मंत्री को छोड़कर परिषद एक सभी सदस्य मुसलमान होंगे तथा कम से कम 2 महिलाएं होंगी और जितने भी सदस्य होंगे परिषद के वो सबके सब मुसलमान होंगे। और मंत्री को छोड़कर, मंत्री कोई भी जात का हो सकता, कोई भी रिलीजन का हो सकता है और जो परिषद का सदस्य होंगे वो सबके सब मुस्लिम होंगे और उनमें से 2 महिलाएं होना जरूरी है। ठीक है। यह अनिवार्य किया गया है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। 2 सदस्य जो होंगे उनमें से गैर मुस्लिम भी होंगे। ये परिषद में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे तो एक तो मंत्री जी हो गए और कोई एक व्यक्ति और हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की संरचना के बारे में, तो अधिनियम में प्रत्येक राज्य के मुस्लिम निर्वाचक मंडल से बोर्ड के लिए अधिकतम 2 सदस्यों का चुनाव का प्रावधान है। अधिनियम में प्रत्येक राज्य के मुस्लिम निर्वाचक मंडल से बोर्ड के लिए अधिकतम 2 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है। पहला सांसद, दूसरा विधायक और विधान परिषद के सदस्य और तीसरा बार काउंसिल के सदस्य। इसमें यह भी कहा गया है कि बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। कौन? 2 गैर मुस्लिम सदस्य, शिया सुन्नी पिछड़ा मुस्लिम वर्ग, प्रत्येक में से कम 1 सदस्य होगा। बोहरा और आगा खानी समुदायों से एक सदस्य को बोर्ड में नामित किया जाएगा यदि उनके पास राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कार्यात्मक अवकाश नहीं है ना। अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 सदस्य महिलाएं होंगी। अधिकरण की संरचना में अधिनियम के तहत गठित अधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे। श्रेणी 1 जिला सत्र सिविल न्यायालय के समकक्ष रैंक का एक न्यायाधीश होगा। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव के पद के बराबर
रैंक का एक राज्य अधिकारी होगा, मुस्लिम कानून का एक विशेषज्ञ भी होगा, है ना। इसको याद कर लेना, ये सब चीजें जो संरचनाएं हैं, परिषद हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, इनमें कौन मेंबर है, अभी जितने लोगों ने पढ़े ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महिलाओं का शामिल किया गया, 2 गैर मुस्लिम भी होंगे, और सभी समुदाय के मुस्लिम समुदाय में एक एक मेंबर होंगे, कुछ को नामित किया जाएगा, कुछ निर्वाचित भी होंगे। अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील, अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अधिकरण के आदेश की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। यदि कोई अधिकरण नहीं है या अधिकरण काम नहीं कर रहा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर अधिकरण काम नहीं कर रहा तो डायरेक्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। फिर न्यायिक जवाबदेही, तीसरा क्या है, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, न्यायिक जवाबदेही। तो न्यूज में क्यों था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति गठित की है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो वरिष्ठ न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति गठित की है, जो दिल्ली उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश के आधिकारिक आवास पर बड़ी मात्रा में बरामदी नकदी के आरोपों की जांच करेगी। इस प्रकार यह समिति न्यायाधीश के आचरण की आंतरिक जांच करेगी। न्यायपालिका के आंतरिक जांच प्रक्रिया के बारे में, न्यायपालिका में की आंतरिक जांच प्रक्रिया कैसे होती है, तो 1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया, 1999 की आंतरिक जांच प्रक्रिया कैसे आंतरिक जांच प्रक्रिया होती है, ये हम देखते हैं। यह न्यायिक नैतिकता को नियंत्रित करने वाले 2 महत्वपूर्ण चार्टर, न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन अधिनियम 1997 और न्यायिक आचरण संबंधी बेंगलोर सिद्धांत 2002 पर आधारित है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायत प्राप्त कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतें प्राप्त कर सकता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ शिकायतों का निपटान कर सकता है। जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ कोई भी शिकायत का निपटारा कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में कोई भी शिकायत और उसका निपटारा कर सकता है, ये बोल रहा है। 3 सदस्यीय समिति के बारे में, 3 सदस्यीय समिति शिकायत की जांच करती है और पद से हटाने या आपराधिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और निर्मल यादव को इस प्रकार की समितियों के माध्यम से दोषी पाया गया था, है ना। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन और निर्मल यादव को किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में उस हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश तथा 1 न्यायाधीश शामिल होता है। उस हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश तथा 1 अन्य न्यायाधीश शामिल होता है। मतलब अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत का मामला के गठन में जो जांच समिति बैठेगी तो इसमें अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश और 1 न्यायाधीश शामिल होगा, अन्य न्यायाधीश। किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के 1 न्यायाधीश तथा अन्य हाई कोर्ट के 2 मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत के मामले में गठित जांच समिति में सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीश शामिल होंगे। देखो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या समझो, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उसके खिलाफ जांच समिति बैठानी है तो सुप्रीम कोर्ट के ही 3 न्यायाधीश होंगे, ठीक है। अगर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अगर जांच समिति बैठानी है तो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और 2 अन्य न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अगर किसी मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीश जो है मतलब किसी न्यायालय हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आंतरिक समिति बैठानी है तो 2 अन्य न्यायाधीशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे और 1 अन्य न्यायाधीश होगा, है ना। लेकिन 3 मेंबर ही रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको 3 के तीनों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेने हैं, ठीक। इस समिति में कौन कौन मेंबर होते हैं, है ना, ठीक है। न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है? न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है कि अनुच्छेद 124(4) इसमें सुप्रीम कोर्ट को किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के समान प्रावधान किया करता है।
यह हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने का समान प्रावधान करता है और आधार क्या होता है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। हालांकि इसे संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। सिद्ध कदाचार और अक्षमता दो ही केसेस हैं जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है, संविधान में लिखा हुआ है, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या होगी, न्यायाधीश जांच समिति अधिनियम 1968, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित है। जो प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित है। अब हम लोग पढ़ते हैं पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण। पंचायत डिवोल्यूशन टू पंचायत, है ना, पंचायतों को हस्तांतरण या अंतरण या हस्तांतरण। तो सुर्खियों में न्यूज में क्यों था कि हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण संबंधी रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि पंचायत अंतरण सूचकांक यह राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकारों के संरक्षण के 6 आयामों, इन्फोग्राफिक देखते अभी क्या 6 आयाम के आधार पर रैंक प्रदान करता है। 6 आयाम क्या दिया है, ये वाले 6 आयाम। पंचायत अंतरण सूचकांक के मापदंड, है ना, ये एक हो गया फ्रेमवर्क, दूसरा हो गया कामकाज, तीसरा हो गया वित्त, चौथा हो गया सार्वजनिक अधिकारी, पांचवा क्षमता निर्माण और छठवां अपना गया जवाबदेही। फ्रेमवर्क में क्या है कि क्या राज्य द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जा रहा है कि नहीं, ये देखता है। कामकाज में देखता है, यह आकलन करता है कि पंचायतों ने नागरिक जिम्मेदारियां जैसे कि स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन आदि का किस प्रकार पूरा किया है। और वित्त, पंचायतों को धन अंतरण में दक्षता तथा उनके वित्त पोषण के स्रोतों का आकलन। और सार्वजनिक अधिकारी, है ना, पंचायत अधिकारियों की क्षमता और कार्य निष्पादन और उनके लिए उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन। ठीक है, फिर क्षमता निर्माण, पंचायतें अधिकारियों के ज्ञान और कौशल का विस्तार किस प्रकार किया जा सक रहा है ताकि वे अधिक जिम्मेदारियां निभा सकें, है ना। फिर जवाबदेही, पंचायतों के कामकाज के लेखा परीक्षा और निगरानी के लिए मौजूदा ढांचा, है ना। ये पंचायत अंतरण सूचकांक के मापदंड, पंचायत अंतरण सूचकांक के मापदंड। अब क्या है कि इस रिपोर्ट में कामकाज, फंक्शन, आयाम जो स्थानीय स्वशासन की नींव है, ये कामकाज। दूसरा, है ना, कामकाज जो स्थानीय स्वशासन की नींव है का राष्ट्रीय औसत सभी 6 आयामों में सबसे कम है। कामकाज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्थानीय स्वशासन की नींव है और जो राष्ट्रीय औसत है वो सबसे कम है। शीर्ष 3 राज्य पंचायतों को अंतरण के मामले में 3 शीर्ष राज्य कौन, कर्नाटक, उसके बाद केरला, उसके बाद तमिलनाडु, साउथ इंडियन राज्य। निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव, पुडुचेरी तथा लद्दाख सबसे निचले पायदान पर है। पंचायतों को अंतरण में सुधार, पंचायतों को अंतरण 2013-14 को 39.9% था जो 2021-22 के दौरान 43.9% तक हो गया, मतलब थोड़ा सा वृद्धि तो हुई है। सूचकांक में शामिल क्षमता में वृद्धि के घटक, क्षमता में वृद्धि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अधिनियम जैसी पहलों के तहत 44% से बढ़कर 54% हो गई है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत। ठीक है, अब पंचायत प्रगति सूचकांक जो जारी हुआ है ये क्या है, पंचायत प्रगति सूचकांक के बारे में, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया है। किसने किया है, पंचायती राज मंत्रालय ने। नोडल मंत्रालय कौन, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत प्रगति सूचकांक जारी किया है। देश में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं जिनमें से 29 राज्यों की लगभग 2.16 लाख ग्राम पंचायतों के आंकड़ों का आकलन किया गया है। तो पंचायत विकास से संबंधित थीम 1 गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत, थीम 2 स्वास्थ्य पंचायत, थीम 3 बच्चों के लिए अनुकूल पंचायत, थीम 4 जल की पर्याप्त व्यवस्था से युक्त पंचायत, 5वां स्वच्छ और हरित पंचायत,
छठवां पंचायत में आत्मनिर्भर संरचना। सातवां सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत। थीम 8 है सुशासन वाली पंचायत, है ना। तो ये थीम आपको याद रख लेनी है, 9 के 9 थीम आपको रट्टा मार लेनी है। पंचायत प्रगति सूचकांक के बारे में, ठीक है। तो अवधारणा, पंचायती जो पंचायती राज मंत्रालय है बहुक्षेत्रीय मल्टी डोमेन और बहुक्षेत्र की मल्टी सेक्टोरल सूचकांक है। इसका पंचायतों के समग्र विकास, प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता रहा है, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि ये मापने का प्रयास करता है कि जमीनी स्तर की संस्थाएं स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कितनी अच्छी तरह प्राप्त कर रही हैं। थीम सूचकांक स्थानीय विकास से संबंधित 9 प्रमुख थीम्स के आधार पर पंचायतों का मूल्यांकन करता है। 9 अभी हम लोगों ने देखा ना ऊपर, वही थीम 1 थीम 2 करके जो 9 थी। पंचायत प्रगति सूचकांक में श्रेणियां, अचीवर जो होता है मतलब 0%। इस वर्ष के आकलन में भारत की कोई भी पंचायत अचीवर श्रेणी में जगह नहीं बनाई है। एस्पिरेंट कौन है? आकांक्षी 61.2%। इस श्रेणी में सर्वाधिक संख्या में पंचायतों ने अपना स्थान हासिल किया, एस्पिरेंट में है। परफॉर्मर 36%। काफी संख्या में पंचायतों ने सक्षम मध्यम स्तर की प्रगति हासिल की है। और फ्रंट रनर अग्रणी, इस श्रेणी में सबसे अधिक पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष पर है। अग्रणी स्थान पर गुजरात है, परफॉर्मर में कई सारे हैं और आकांक्षी में बहुत ज्यादा है, अचीवर में 0% है। फिर आधार के बारे में न्यूज में आधार से संबंधित यूपीएससी में प्रश्न पूछता है, इसलिए आधार को आपको पढ़ के जाना बढ़िया तरीके से। तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैतेई ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सुशासन के लिए आधार सत्यापन, सामाजिक कल्याण, नवाचार व ज्ञान संशोधन नियम 2025 अधिसूचित किए। ये अधिसूचना 2020 के नियमों में बदलाव के लिए जारी की गई है। 2020 के नियमों में किए गए संशोधन क्या? ये नियम आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 के तहत अधिसूचित किए गए हैं। आसान जीवन, ईज ऑफ लिविंग के लिए आधार सत्यापन का विस्तार। इस संशोधन से सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को जनहित में आधार सत्यापन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने की अनुमति मिल गई है। इस संशोधन के माध्यम से ई-कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को कवर किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI जो है इन आवेदनों की समीक्षा करेगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसकी सिफारिशों के आधार पर मंजूरी देगा। मैतेई है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मैतेई इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पुष्टि के बाद संबंधित मंत्रालय या विभाग संस्था को अनुमति देने संबंधी अधिसूचना जारी करेगा। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ध्यान रखना, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है कि आधार प्रमाणीकरण संबंधी अनुरोधों की मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना। यह आधार को अधिक जन अनुकूल बनाने के प्रयासों के अनुरूप है। यह निजी कंपनियों के कस्टमर फेसिंग एप्स में फेस ऑथेंटिफिकेशन को एकीकृत करने में मदद करेगा, जिससे कहीं भी कभी भी प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। कहीं भी कभी भी प्रमाणीकरण संभव हो सकेगा। फिर यह प्लेटफॉर्म सुशासन के लिए आधार प्रमाणीकरण, सामाजिक कल्याण, नवाचार व ज्ञान संशोधन नियम 2025 के बाद प्रभाव में आया। ठीक है। नए आधार ऐप के बाद नए एम आधार के ऐप के बारे में क्या है कि इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पहचान सत्यापन प्रक्रियाओं को सरल बनाना, जैसे UPI आधारित भुगतान। नए एम आधार ऐप की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी 4 मुख्य विशेषता है जिसको आपको रट लेना है। QR कोड आधारित त्वरित सत्यापन, चेहरा प्रमाणीकरण, डेटा का सुरक्षित साझाकरण, उपयोगकर्ता द्वारा संरक्षित एक्सेस। तो QR कोड आधारित सत्यापन क्या है? त्वरित सत्यापन उपयोगकर्ता UPI भुगतानों के समान ही पेमेंट्स ऑफ ऑथेंटिफिकेशन पर QR कोड स्कैन कर सकते हैं। चेहरा प्रमाणीकरण, यह सुविधा रियल टाइम में चेहरा पहचान कर सुरक्षित पहचान सुनिश्चित करता है।
डेटा का सुरक्षित साझाकरण, आधार से जुड़ी जानकारी सीधे उपयोगकर्ता के मोबाइल डिवाइस से साझा की जाती है, इससे निजता बनी रहती है। उपयोगकर्ता द्वारा नियंत्रित एक्सेस, डेटा केवल उपयोगकर्ता की सहमति से और जितना आवश्यक हो उतना ही साझा किया जाएगा, अननेसेसरी डाटा साझा नहीं किया जाएगा। फिर अपना अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां इसमें जो पॉलिटी में, तो जैसे पहले फर्स्ट नंबर पे संसद सदस्यों की निरर्हता, कोई संसद कब डिस्क्वालीफाई होता है इसके बारे में। जेल में बंद एक सांसद ने अनुच्छेद 101(4) के तहत अयोग्यता से बचने हेतु संसद में उपस्थित होने की अनुमति के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है। निर्भरता और अयोग्यता संबंधी क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 101 के तहत क्या कहा गया है? यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक उसके सभी अधिवेशनों और बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। हालांकि 60 दिनों की गणना में यह अवधि शामिल नहीं होती जब सदन सत्रावसान हुआ हो या सदन को लगातार 4 दिनों से अधिक समय के लिए स्थगित किया गया हो। अगर सदन को 4 दिनों से ज्यादा के लिए स्थगित किया गया है या सदन का सत्रावसान किया गया तो वो टाइम काउंट नहीं होगा और 60 दिनों की मैक्सिमम लिमिट होती है, उसके अंदर आपको सदन में भाग लेना होगा, नहीं तो आपकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सदस्यता की क्या बात कही गई है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि ठहराए गए उपधारा 1 या उपधारा 2 में निर्दिष्ट किसी अपराध के अलावा कम से कम 2 वर्ष के कारावास की सजा पाए व्यक्ति को ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और वह अपनी रिहाई के बाद से 6 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए अयोग्य होगा। 6 वर्ष की अतिरिक्त के लिए वो 6 वर्ष अतिरिक्त अवधि के लिए भी वो अयोग्य होगा। MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की निरर्हता से संबंधित न्यायिक निर्णय, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद, इसमें न्यायिक न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य किया है। इसमें क्या किया है, जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद था 2002 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करना अनिवार्य होगा, है ना। लिली थॉमस मामला 2013 में अगर कोई मौजूदा सांसद विधायक दोषी ठहराया जाता है तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित किया जाएगा, जैसे राहुल गांधी जी के केस में हुआ था, है ना। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारतीय संघ में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को यह निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड को अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्रों पर प्रकाशित करें। जो पार्टियां होती हैं वो उसकी प्रकाशित करेंगी, ऐसा कहा गया है, ठीक है। फिर है ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली, ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम। ऑनलाइन एश्योरेंस मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने सरकारी आश्वासनों के प्रबंधन में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली की भूमिका को उजागर किया। ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली के बारे में हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन आश्वासन प्रणाली क्या है। तो यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करता है कि संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर व्यवस्थित रूप से नजर रखी जाए, निगरानी की जाए और उन्हें पूरा किया जाए। गौरतलब है कि सदन में प्रश्नों के उत्तर देने या बहस के दौरान मंत्रियों द्वारा आश्वासन वादों या वचनबद्धताओं आदि के रूप में दिए जाते हैं। सूचना उपलब्ध न होने के कारण दिए गए आश्वासन 3 माह की अवधि के भीतर पूरे किए जाने होते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय को भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत अंतर्गत आश्वासनों के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। अब आता है राष्ट्रपति शासन से संबंधित, जो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन है तो उसके संबंध में न्यूज में था। भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की है। राष्ट्रपति शासन के बारे में, राष्ट्रपति शासन कब लगता है, संविधान में क्या उल्लेख है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है।
प्रावधान संविधान में उपबंध है कि यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर ही लगाए, खुद भी लगा सकता है। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 365 में यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत संघ के किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन कहीं उल्लेख नहीं है, संवैधानिक आपातकाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? संवैधानिक आपातकाल, कहीं भी राष्ट्रपति शासन वर्ग का उल्लेख नहीं है। अवधि और मंजूरी, तो अनुच्छेद 356(3) के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इसे 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है। यदि संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती तो यह 2 माह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। एक बार संसद की मंजूरी मिल जाने के बाद राष्ट्रपति शासन अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है। हालांकि इसे हर 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। निरसन, राष्ट्रपति शासन की समाप्ति, राष्ट्रपति अपनी बाद की एक उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटा सकता है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित न्यायिक निर्णय क्या है कि एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा होगी वो न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। ऐसा कब कहा गया? एस.आर. मुंबई बनाम भारत संघवाद में। जब तक राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद की मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, केवल निलंबित कर सकता है। केवल निलंबित कर देगा लेकिन भंग नहीं कर सकता है। फिर आता है आव्रजन। आव्रजन विदेशी विषयक अधिनियम 2025, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 1925। तो इस अधिनियम के उद्देश्य क्या है कि आव्रजन यानी आप्रवास, विदेशियों से संबंधित विविध सेवाओं में को सुव्यवस्थित करना है। इसमें भारत में उनका प्रवेश, निकास और रहना शामिल है। ठीक है, तो यह विधेयक आव्रजन विदेशियों से संबंधित सेवाओं को शासित करने वाले मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त करता है। कौन से? विदेशी विषयक अधिनियम 1946, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, आप्रवास वाहक दायित्व अधिनियम 2000। आव्रजन या विदेशियों से संबंधित मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था। आव्रजन, इमिग्रेशन और विदेशियों से संबंधित मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था क्या है कि विदेशियों का पंजीकरण 180 दिनों से अधिक अवधि के दीर्घकालिक वीजा पर भारत आने वाले सभी विदेशियों, भारतीय मूल के लोगों सहित को विदेशी विषयक क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। वीजा विनियमन के बारे में बात करें हम तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन विविध देशों के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स वीजा प्रदान करता है। कौन? ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की स्थापना 1971 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी, ध्यान रखना। ठीक है, आव्रजन वाहक दायित्व अधिनियम 2000, यह पासपोर्ट अधिनियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों के लिए वाहकों को जिम्मेदार बनाता है। नागरिकता अधिनियम 1955 में यह विदेशियों को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में मान्यता और पंजीकरण को विनियमित करता है। फिर अब आता है तदर्थ न्यायाधीश के बारे में। एडहॉक जज जो होते हैं, एडहॉक जज वही जो होते हैं जिनका जो रिटायरमेंट हो जाते हैं और उनको कुछ समय के लिए रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित एक शर्त को संशोधित किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि प्रत्येक हाई कोर्ट में 2 से 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। प्रत्येक हाई कोर्ट में 2 से लेकर के 5 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, बशर्ते इन न्यायाधीशों की संख्या संबंधित हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब तदर्थ न्यायाधीशों की संख्या 10% से ज्यादा नहीं होगी और 2 से 5 तक तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, फिर आता है लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2021 मामले में निर्देश दिया गया था कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब किसी हाई कोर्ट में न्यायिक रिक्तियां स्वीकृत पदों की 20% से अधिक हो। अगर पद 20% से अधिक खाली है तभी तदर्थ न्यायाधीशों को उनको नियुक्त किया जा सकता है। तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है,
तो संवैधानिक प्रावधान क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 224 ए के अनुसार किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी भी हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपने यहाँ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, इसका उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 1998 में किया गया। ध्यान रखना, राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, राज्यपाल की नहीं। संविधान का अनुच्छेद 127 में सुप्रीम कोर्ट को कोरम पूरा न होने की स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। अब आ जाओ अपना परिहार रिमिशन के बारे में। रिपॉलिसीज स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा का पूर्ण आंशिक हिंसा माफ करने की उपयुक्त सरकार की शक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सीआरपीसी की धारा 432 और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 473। ये आपको धारा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सरकार की परिहार शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा क्या गया है, प्रमुख दिशा निर्देश क्या है। पात्र दोषियों पर विचार करने की बाध्यता। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परिहार नीति अपनाई है उन्हें दोषियों द्वारा आवेदन न करने की स्थिति में भी परिहार के लिए पात्र मामलों पर स्वतः विचार करना अनिवार्य होगा। मतलब पात्र दोषियों पर विचार करने की बाध्यता, मतलब जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से परिहार नीति अपनाई है उन्हें दोषियों द्वारा आवेदन न करने की स्थिति में भी परिहार के लिए पात्र मामलों पर स्वतः विचार करना अनिवार्य होगा। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक परिहार नीति नहीं अपनाई है उन्हें 2 महीने के भीतर एक स्पष्ट और व्यवस्थित नीति तैयार करनी होगी। परिहार के लिए क्या शर्त है कि परिहार नीति अपराध की प्रकृति, लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित और विशिष्ट व्यवहार करनी होनी चाहिए। परिहार को खत्म करना, ऐसे निर्णयों के लिए कारण बताना या उसे दर्ज करना तथा दोषी को अपने पक्ष में जवाब देने का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। परिहार के बारे में, परिहार आखिर है क्या, हम लोग इसको समझते हैं। परिहार के बारे में परिभाषा क्या देती है कि परिहार का अर्थ है कि दंड की प्रकृति को बदले बिना किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को कम करना। दंड की प्रकृति को बदले बिना किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को कम करना, जैसे कि 2 वर्ष कठोर कारावास को 1 वर्ष कठोर कारावास में बदलना, ये होता है परिहार। परिहार के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 72 में, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा, पार्डन, प्राविलंबन यानी प्रिप्राइव, विराम यानी रिस्पाइट, परिहार यानी रिमिशन अथवा दंडादेश के निलंबन, सस्पेंड, परिहार या लघुकरण मतलब कम्यूटेशन की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 161 में, अनुच्छेद 161 राज्य सूची में शामिल विषयों से जुड़े कानूनों के तहत अपराधों के लिए राज्यपाल को समान शक्तियां प्रदान करता है। राज्यपाल जो है केवल राज्य की कानून के तहत ही परिहार का वो कोई भी समाधान की शक्ति उसे प्राप्त है, ठीक है। फिर आता है सार और तत्व का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ पिच एंड सब्सटेंस। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लॉटरी टिकटों के प्रचार, मार्केटिंग या बिक्री पर सेवा कर लगाने की केंद्रीय याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने पाया था कि लॉटरी पर कर लगाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य विधानमंडल के पास है। ऐसा इस कारण क्योंकि लॉटरी संयोग का खेल है मानी जाती है। 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 की सूची 2 में सट्टेबाजी और जुए के अंतर्गत आती है, मतलब ये राज्य सूची का विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सार तत्व के सिद्धांत के बारे में, यह निर्धारित करता है कि विधायी शक्तियों में अस्पष्टता की स्थिति में किसी स्तर की सरकार, संघ या राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। यह निर्धारित करता है कि विधायी शक्तियों में अस्पष्टता की स्थिति में किस प्रकार की सरकार, किस स्तर की सरकार, संघ या राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि जब यह प्रश्न उठता है कि कोई विशेष कानून किस विषय से संबंधित है तो कोर्ट उस मामले के तथ्य को देखता है। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल है ना, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मैत्रेयी ने सरकार की डिजिटल उपस्थिति को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल की शुरुआत की है। डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल के बारे में क्या है, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल आखिर है क्या। यह पहल सरकारी वेबसाइट को सरल और मानकीकृत बनाने पर केंद्रित है। लक्ष्य क्या है इसका कि नागरिकों के लिए सरकारी वेबसाइटों को नेविगेट करना आसान बनाना
और आवश्यक सरकारी सेवाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसके? सेवा वितरण को प्रभावी बनाना, सरकारी मंत्रालयों ने बेहतर संचार सुनिश्चित करना, सरकारी प्राथमिकताओं को अधिक पारदर्शी बनाना आदि है। अब हेग कन्वेंशन जो है, हेग सर्विस कन्वेंशन अभी जो हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिका एसईसी ने सिक्योरिटीज एंड वाटर फ्रॉड केस से सम्मन जारी करने के लिए हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत सरकार से सहायता का अनुरोध किया है। यह सिक्योरिटीज एंड वायर फ्रॉड का अर्थ है कि निवेश संबंधी और इलेक्ट्रॉनिक संचार के संसाधन के माध्यम से की गई धोखाधड़ी। तो हेग सर्विस कन्वेंशन क्या है? अनुच्छेद 1965 में इसकी उत्पत्ति हुई। प्रकृति एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार कानूनी दस्तावेजों, विशेष रूप से उनकी प्राप्तियों को सौंपने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है। हस्ताक्षरकर्ता इसमें 84 देश है। भारत 2006 में कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल हुआ था। यह राजनयिक या कंसुलरी चैनलों के माध्यम से न्यायिक दस्तावेजों की प्रदायगी पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय इसके कि प्राप्तकर्ता अनुरोध करने वाले देश का नागरिक हो। इस तरह से दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए भारत विधि और न्याय मंत्रालय केंद्रीय प्राधिकरण है ना। इसका जो नोडल मंत्रालय है, विधि और न्याय मंत्रालय जो है इसका नोडल मंत्रालय है। अब आता है सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क। सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क की प्रासंगिकता और भारत की सांख्यिकी प्रणाली के साथ इसके एकीकरण पर विचार कर रहा है। सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क के बारे में, सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क क्या है? देखो, इसकी उत्पत्ति कब होती है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। फ्रेमवर्क के मुख्य प्रावधान, इसमें सिटीजन डेटा के संभावित प्रकारों को परिभाषित किया गया है। साथ ही सिटीजन डेटा के संभावित प्रकारों को परिभाषित किया गया, ध्यान रखना। सिटीजन डेटा के लिए एक ठोस आधार के रूप में प्रासंगिक अवधारणाओं और उनकी परिभाषाओं के समान समझ प्रदान करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र प्रदान करता है जो नागरिकों द्वारा डेटा में भूमिका निभाने के लिए अलग अलग तरीकों पर अवधारणा बनाने और सहमत होने से में मदद करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के बारे में कि सीपीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक करप्शन, इसका सीपीआई जो है ना वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो 180 देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधार पर उन्हें रैंकिंग प्रदान करता है। ये 0 सबसे भ्रष्ट देश है, 100 कोई भ्रष्ट नहीं से स्कोर की रैंकिंग देता है। तो सीपीआई 2024 के बारे में, सीपीआई 2024 रेखांकित करता है कि भ्रष्टाचार जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को और अधिक कठिन बना रहा है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भ्रष्टाचार और जलवायु संकट के बीच संबंधों को तोड़ने का आग्रह भी किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी किया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसको जारी किया है। अब रिपोर्ट में क्या शामिल है? विश्व की 85% आबादी ऐसे देशों में रहती है जिनका सीपीआई स्कोर 50 से कम है। भारत ने 100 में से 38 अंक प्राप्त किए हैं। इस प्रकार यह 180 देशों में से 96वें स्थान पर है। भारत को 2023 में 1 अंक कम प्राप्त हुआ था। ठीक है, सबसे कम भ्रष्ट डेनमार्क, उसके बाद फिनलैंड और सिंगापुर है। सबसे अधिक भ्रष्ट दक्षिणी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला है। ठीक है, अब आता है शुद्धि पत्र। शुद्धि पत्र क्या? अच्छा, तो जो पिछले बार गलत होगा उसके लिए शुद्धि पत्र दे दिया कि इसको मतलब अपना पढ़ के अपने में सुधार ले सकते हैं। फिर अपन आ गया अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, आईआर के बारे में, है ना। तो आज हम लोगों ने अभी ये हमारा पहला लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने पॉलिटी को खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा लेक्चर लाएंगे जिसमें अपन लोग इसको खत्म करेंगे, इसको आईआर इंटरनेशनल रिलेशन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और इसकी जो पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एस्पिरेंट, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से ज्वाइन करके और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। 20 दिन अभी बाकी है, इसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपडेटेड 2 और अपडेटेड 1 पढ़ लो, बाकी PT 365 अगर छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कुछ आपको अगर 20 आते हैं लगभग 10 आपके क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच।